हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये टेक्सटाइल से है। टेक्सटाइल में आज हम क्या देखेंगे, ड्राई क्लीनिंग को देखेंगे, शुष्क धुलाई क्या होती है, ड्राई क्लीनिंग और ब्लीचिंग को देखेंगे यहाँ पर हम। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारी क्लास क्या है जो टेक्सटाइल में है, बहुत ही कम क्लास बचे हुई हैं, फटाक से अपना सब पूरा कर लेते हैं, हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जल्द से जल्द सीडी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ड्राई क्लीनिंग में क्या देखना है हमें, ड्राई क्लीनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, शुष्क धुलाई कहते हैं। आज हम ड्राई क्लीनिंग को देखेंगे और ब्लीचिंग को देखेंगे यहाँ पर कि ब्लीचिंग किस कपड़े पर की जाती है, कैसे किया जाता है, ब्लीचिंग कितने प्रकार का होता है, ब्लीच यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ड्राई क्लीनिंग के प्रकार को पूछा जाता है। इसमें अवशोषक पदार्थ, घोलक पदार्थ आते हैं कि किसे ज्वलनशील कहा जाता है, किसे कम ज्वलनशील कहा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग, पहले हम ड्राई क्लीनिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ड्राई क्लीन हम करते किस कपड़ों पर हैं। तो हम क्या बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा जो हमारी ड्रेसेस कम कीमती होती है, कॉस्टली होती है, उसी को हम ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं। और ज़्यादा इसमें मतलब जो फाइबर आते हैं, जो फैब्रिक आते हैं, वो कौन से आते हैं, तो हम बताएंगे इसमें सिल्क आता है और ऊल आता है। सिल्क और ऊल फैब्रिक को हम ज़्यादातर क्या करने के लिए देते हैं, ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं। और ड्राई क्लीन हम करवाते किस ड्रेस का है, तो अपने तो हम क्या बताएंगे, हम अपने ऐसे ड्रेस का करवाते हैं ड्राई क्लीन जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसे हम घर पर अच्छे से नहीं धुल सकते हैं या फिर नॉर्मल धुलाई से उसे खराब होने का डर रहता है, उसी को हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करने के लिए देते हैं। तो ड्राई क्लीन किस कपड़ों पर कराया जाता है ये हमें जानना होगा पहले। तो हम क्या बताएंगे, प्राणी जगत के कपड़ों पर किसका प्रयोग किया जाता है, प्राणी जगत के कपड़ों पर ही हम ड्राई क्लीन का प्रयोग करते हैं। और प्राणी जगत के कपड़ों में क्या आता है, आज तक जितने भी टेक्सटाइल की क्लास हमने लिया है वहाँ पर जब भी प्राणी जगत की बात हुई है तो दो ही फाइबर हमेशा आए हैं प्राणी जगत में, एक तो आ जाता है सिल्क और दूसरा क्या आता है, ऊल। ये दो फाइबर जो हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्राणी जगत से मिलते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीन किस जगत के वस्त्र पर करवाते हैं, तो हम क्या बताएंगे, प्राणी जगत के कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं। प्राणी जगत के कपड़ों पर क्या करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं। और इसमें आता क्या है प्राणी जगत में, तो हम क्या बताएंगे, इसमें सिल्क आता है और क्या आता है, ऊल आता है। कहने का मतलब ये है कि जो ड्राई क्लीन हम करवाते हैं वो किस पर करवाते हैं, सिल्क रेशमी कपड़ों पर और ऊनी कपड़ों पर ड्राई क्लीन करवाते हैं। कंप्लीट हो गया, आप क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर साबुन डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो धुलाई होती है, जो ड्राई क्लीन होता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे कि यहाँ पर साबुन या डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या प्रयोग करते हैं, तो हम बताएंगे इसमें एजेंट का प्रयोग किया जाता है। जो ड्राई क्लीन होता है वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, एजेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या बताना है हमें ड्राई क्लीन में, ड्राई क्लीन में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करते, फिर किसका प्रयोग हम करते हैं, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर ड्राई क्लीन में हम किसका प्रयोग करते हैं, एजेंट का प्रयोग करते हैं, एजेंट का प्रयोग। और एजेंट के बारे में हम स्टेन वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। स्टेन मीन्स क्या होता है, दाग वाली क्लास में भी हम एजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो ड्राई क्लीन है इसमें किसका यूज करते हैं, हम एजेंट का प्रयोग करते हैं, एजेंट को यूज करते हैं। अब हमें क्या देखना है, एजेंट के टाइप के बारे में देखना है और कौन सा एजेंट ज्वलनशील है, कौन सा ज्वलनशील नहीं है, किसका प्रयोग किस पर करते हैं, ये हमें देखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कि क्या है, ज्वलनशील है, छाटिए। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बना है।
अब हमें क्या देखना है, एजेंट देखना है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्मक भी कहते हैं। आपको एजेंट पूछा जाए या फिर प्रतिकर्मक पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो प्रतिकर्मक है इसका हिंदी नेम है और इसका इंग्लिश नेम क्या है, एजेंट। एजेंट या प्रतिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, इसको सब लोग देख चुके हो। पहला क्या है, अवशोषक। दूसरा क्या है, दूसरा है विलायक या घोलक। इसी को क्या कहते हैं, हम घोलक कहते हैं। विलायक या घोलक होता है। अब हमें क्या देखना है, अवशोषक क्या काम करता है और विलायक क्या काम करता है। अवशोषक और विलायक क्या काम करता है, अवशोषक जो है वो क्या करता है, कपड़ों से गंदगी को या फिर दाग को सिर्फ क्या करता है, सोखता है, दूसरी चीज़ों पर उतारता है। इसका क्या काम होता है, जो अवशोषक होता है इसमें पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती। इसको हम स्टेन में भी देखे थे, दाग वाले चैप्टर में भी देखे थे कि जो अवशोषक है इसमें क्या होता है, केवल और केवल जहां पर भी दाग लगा है, जो गंदगी है उसको क्या करते हैं, वहां से केवल हम दूसरे कपड़ों पर या दूसरे वस्त्रों पर क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों पर वहां से उसको सुखा लेते हैं। वो रेशों के अंदर जाके सफाई नहीं करता है। ये क्या होता है, अवशोषक। अवशोषक में क्या होता है, गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है। अवशोषक क्या करता है, ये सोखने का काम करता है, गंदगी को अपने अंदर सोख लेता है। और दूसरा क्या काम है इसका, ये क्या करता है, कम अच्छे होते हैं ये कम अच्छे क्यों होते हैं, तो मैंने बताया कि ये रेशों के अंदर जाकर कपड़ों की धुलाई या सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, अवशोषक को हम क्या बताएंगे, कम अच्छे होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये रेशों के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि ये रेशों के अंदर नहीं जाते। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम क्या देखेंगे, विलायक को देखेंगे। विलायक मीन्स क्या होता है, घोलक होता है। ये क्या होता है, गंदगी को अपने अंदर घोल लेता है। जैसे हम पानी में कोई भी चीज़ हो, अगर हम धुलेंगे, उसको धुलकर साफ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ होगा, क्योंकि जो गंदगी रहेगी वो पानी में धुल जाएगी। वहीं पर अगर हम किसी को सुखाकर साफ करेंगे तो वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। विलायक में क्या होता है, गंदगी को अपने अंदर घोल लेता है। ये क्या करता है, गंदगी को अपने अंदर घोल लेता है। गंदगी को अपने अंदर घोल कर सफाई करती है। अगला क्या है, ये ज्यादा अच्छा होता है। ये ज्यादा अच्छा होता है। और लास्ट क्या है, ये रेशों के अंदर जाकर सफाई करता है। ये क्या करता है, रेशों के अंदर जाकर फिर उसकी सफाई करता है। ये किसका काम है, तो हम बताएंगे घोलक या फिर विलायक का काम होता है। आगे देखेंगे हम। तब तक मैं इंक डाल लेती हूँ उसमें। ओहो, मेरे पूरे हाथ में लगी इंक। अब हम देखेंगे कि अवशोषक प्रतिकर्मक क्या होते हैं और विलायक प्रतिकर्मक क्या होते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे हमें देखना है। अवशोषक में क्या आता है और विलायक में क्या आता है। क्या देखना है हमें, अवशोषक में क्या आता है और विलायक में क्या आता है। पहले हम अवशोषक में देख लेते हैं।
अवशोषक में क्या आता है? मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी को क्या कहते हैं हम? फूलर अर्थ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फूलर अर्थ। मुल्तानी मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे फूलर अर्थ कहते हैं इसको। अगला क्या है? इसमें चौक है, चौक आ गया, धान की भूसी आ गई, और क्या आएगा इसके अंतर्गत? लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा आ गया, ब्रेड का टुकड़ा आ गया, ब्रेड का टुकड़ा आ गया, और क्या आता है? पाउडर आता है जिसे हम क्या कहते हैं? टेल्कम। क्या होता है? पाउडर, जिसे हम क्या कहते हैं? टेल्कम। ये किसके अंतर्गत आ गया? ये आ गया अवशोषक पदार्थ के अंतर्गत। क्या क्या आएगा? मुल्तानी मिट्टी जिसे हम फूलर अर्थ कहते हैं, चौक आ गया, धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा आ गया, ब्रेड का टुकड़ा आ गया, पाउडर आ गया जिसे हम क्या कहते हैं? टेल्कम कहते हैं। और विलायक में क्या आता है? पेट्रोल आ गया। इसमें विलायक में क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, और क्या आ गया? मिथिलेटेड स्प्रिट, मिथिलेटेड स्प्रिट, बेंजीन, बेंजीन आ गया इसके अंतर्गत। और क्या आ गया? ईथर आ गया। क्या आता है? ईथर। ईथर के बाद क्या है? तारपीन का तेल आ गया, तारपीन तेल, एसीटोन आ गया इसके अंतर्गत। और क्या आता है? एसीटोन। ये क्या है? ये अवशोषक पदार्थ है, ये विलेयक पदार्थ है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अवशोषक पदार्थ को छाटिए, विलेयक पदार्थ को छाटिए। अवशोषक पदार्थ हमने देख लिया, विलेयक पदार्थ को भी देख लिया। अवशोषक पदार्थ को कैसे यूज किया जाता है, इसको हम स्टेन वाले पार्ट में भी देखे हैं कि पहले हम क्या करते हैं, जहां पर जिस कपड़े पर दाग लगा होगा, मान लो कि क्या है, ये हमारा कपड़ा है, इस पर क्या लगा है? इस पर दाग लगा है। तो दाग जहाँ पर लगा है वहाँ पर क्या करेंगे? मान लो यहाँ पर दाग लगा है, फिर क्या करेंगे? इस पर पेपर रख लेंगे। पेपर पर हम क्या रखेंगे? मिट्टी, चौक, कुछ भी रख लेंगे। यहाँ पर अवशोषक पदार्थ को रख लेंगे, फिर ऊपर से एक पेपर लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हम प्रेस को चला देंगे। जब गरम गरम प्रेस कपड़े पर पड़ेगा तो जहाँ पर भी हमारा दाग लगा होगा वो दाग क्या आ जाएगा? पेपर के अंदर जो चीज़ रखी है, उसमें जो अवशोषक पदार्थ रखे हैं उसके अंदर आ जाएगा। मतलब अवशोषक पदार्थ जब गरम गरम उस पर प्रेस पड़ेगा तो अपने आप ही जो कपड़े पर दाग लगा वो सोख लेगा। ये हो गया। और विलेयक में हम जानते हैं ये घुलता है, उसमें हम घोल कर धुलते हैं। जैसे हम हाथ पैर को, जैसे हम किसी भी कपड़े को धुलते हैं नॉर्मल पानी में, इसी तरह से क्या किया जाता है? पेट्रोल, डीजल, मिथिलेट स्प्रिट में क्या किया जाता है? जहाँ पर दाग लगा होता है वहीं पर पेट्रोल को डालकर उसको रब कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? नॉर्मल सफाई करते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब हमें ये देखना है यहाँ से विलेयक से, घोलक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा विलेयक ज्वलनशील है और कौन सा विलेयक ज्वलनशील नहीं है। ये छांटने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट निकल रहा है इसका। ये यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या जानने जा रहे हैं। अब हम जान रहे हैं ज्वलनशील विलेयक कौन कौन से हैं। ज्वलनशील विलेयक, विलायक या फिर घोलक। ज्वलनशील घोलक कौन कौन से हैं, विलायक कौन कौन से हैं, ऐसे दे दिया जाएगा। उसमें से हमें छांटना रहेगा या फिर टिक लगाना रहेगा। तो हम क्या बताएंगे? पेट्रोल को बताएंगे, पेट्रोल है, डीजल, और क्या है हमारा? बेंजीन है, और क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के बाद क्या है? ईथर है, एसीटोन है, ईथर, एसीटोन, तारपीन तेल, तारकोल का तेल, ये सब क्या है? ये ज्वलनशील हैं।
इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग कि पेट्रोल, डीजल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, तारकोल तेल ये किस में आते हैं? ज्वलनशील घोलक में आते हैं। यहीं पर एक नाम दिया गया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या आता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है? ये भी घोलक है। इसमें से हमें छांटना है कि कौन कौन सा ज्वलनशील है, तो हम क्या बताएंगे? पेट्रोल, डीजल, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, तारकोल तेल। ये क्या है? ये तो ज्वलनशील विलायक है, लेकिन इसमें एक क्या है? अज्वलनशील तीव्र गंध वाला कौन सा है? इसमें क्या है? तीव्र गंध वाला अगर पूछा जाए तो हम किसको लगाएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या लगाएंगे? तीव्र गंध वाला विलायक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ज्वलनशील विलायक। इसको मैं मिटाती हूँ यहाँ पे, फिर आप लोगों को और समझाऊंगी। अगला क्या है? तीव्र गंध वाला विलायक, तीव्र गंध वाला तीव्र गंध वाला विलायक कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड को, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है? तीव्र गंध वाला विलायक है। और ज्वलनशील कौन सा है? पेट्रोल है, डीजल है, बेंजीन है, ईथर, तारपीन तेल, एसीटोन। यहां से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? ब्लीचिंग को देखेंगे, ब्लीचिंग। और हाँ, दाग, अगर किसी को और ज़्यादा दाग के बारे में जानना हो, जैसे तेल के दाग में किसको प्रयोग करते हैं, नेल पेंट के दाग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लिपस्टिक के दाग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में आप बताएं। इसका मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगी, उसमें सिर्फ दाग का नाम रहेगा और क्या यूज करते हैं वो रहेगा। अब हमें क्या देखना है? ब्लीचिंग देखना है। क्या देखना है? ब्लीचिंग को देखना है। ब्लीचिंग, अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग को किस कपड़े पर करते हैं, ब्लीच किस कपड़े पर करते हैं और क्या होता है। तो जैसे हमने ड्राई क्लीन को पढ़ा, ड्राई क्लीन पे हमने क्या देखा कि प्राणी जगत के वस्त्रों पर करते हैं, सिल्क और ऊल पर करते हैं। ऐसे ब्लीच किस पर करते हैं, तो हम बताएंगे ब्लीच किस पर करते हैं, सूती कपड़ों पर, सफ़ेद रंग के कपड़ों पर क्या करते हैं, इससे दाग छुड़ाते हैं, कपड़ों पर चमक आती है। जो ब्लीच है इसका किस पर प्रयोग करते हैं, ब्लीच का प्रयोग किस पर करते हैं, सूती कपड़ों पर, सूती कपड़ों पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीच का प्रयोग करेंगे। और सूती कपड़े भी कैसे कपड़े हों, तो हम क्या बताएंगे, सफेद कपड़े हों, सफेद कपड़े। सफेद सूती कपड़ों पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीच का प्रयोग करते हैं। और इससे क्या होता है, जब ब्लीच का प्रयोग करते हैं तो इससे होता क्या है, ब्लीच के प्रयोग से दाग छूटता है, और दूसरा क्या होता है, कपड़ों पर चमक आती है। कपड़ों की क्या होती है, चमक बढ़ जाती है। ब्लीच का प्रयोग हम किस पर करते हैं, तो हम बताएंगे कि सूती कपड़ों पर। और सूती कपड़े कैसे हैं, तो व्हाइट कलर के हों। ब्लीच के प्रयोग से क्या होता है, दाग को छुड़ाया जाता है और क्या होता है, कपड़ों पर चमक बढ़ती है। अब यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ये जानना है। ब्लीच से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ब्लीच एजेंट भी दो प्रकार के होते हैं। जो क्या है, ये ब्लीच एजेंट है, ये कैसे होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। मैं यही से लिख के बता रही हूं। ब्लीच एजेंट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग, अपचयन जिसे कहते हैं, रिड्यूसिंग, इसे क्या कहते हैं, अपचयन।
समझ में आ रहा है? ब्लीच कितने प्रकार का होता है? ब्लीच कितने प्रकार का होता है? ब्लीचिंग एजेंट कितने प्रकार के होते हैं? हम बताएंगे 2 प्रकार के। पहला ऑक्सीडाइजिंग, दूसरा रिड्यूसिंग, जिसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है? ऑक्सीडाइजिंग में क्या क्या आते हैं और रिड्यूसिंग में क्या आते हैं, छाटिए। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है कि रिड्यूसिंग को हम किस वस्त्र पर करते हैं, रिड्यूसिंग में क्या आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग में क्या आते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जो स्वतंत्र रूप से दाग को छुड़ा देता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो और दाग को कैसे छुड़ाता है? दाग को स्वतंत्र रूप से छुड़ाता है। ऑक्सीडाइजिंग में क्या बताएंगे हम? ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दाग को स्वतंत्र रूप से छुड़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडाइजिंग कहलाती है। और रिड्यूसिंग क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग में क्या आता है? इसमें हम क्या यूज करते हैं रिड्यूसिंग में? तो हम बताएंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड अगर कभी भी रिड्यूसिंग में पूछा जाए कि क्या प्रयोग किया जाता है तो हम क्या बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ये एक ही केमिकल का प्रयोग करते हैं हम इसमें। रिड्यूसिंग में क्या करते हैं? सिर्फ एक केमिकल का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? हर तरह के कपड़ों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, हर तरह के, हर तरह के कपड़ों पर रिड्यूसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कर सकते हैं मतलब सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग हर तरह के कपड़ों पर हम कर सकते हैं। और ये आता किस में है? तो हम क्या बताएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट में आता है, अपचयन एजेंट में। ये तो रिड्यूसिंग कंप्लीट हो गया, बट अभी हमें ऑक्सीडाइजिंग में बहुत सारे को देखने हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये देखना है। और रिड्यूसिंग में सिर्फ एक ही केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड कहते हैं। अब हमें क्या देखना है? ऑक्सीडाइजिंग को देखना है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? रिड्यूसिंग कंप्लीट हुआ, अब हमें क्या देखना है? ऑक्सीडाइजिंग को देखना है। तो हम ऑक्सीडाइजिंग को देखते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या करते हैं? मैंने बताया यहाँ पे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो? कपड़ों पर जो दाग है वो स्वतंत्र रूप से छुड़ाने का काम किया जाता है। और ब्लीच में दाग को छुड़ाया जाता है और उस पर चमक आती है। तो इसमें क्या करते हैं? पहले इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे क्या होते हैं? जैसे जो धोबी लोग होते हैं वो अपने कपड़े को धुलकर कहाँ फैलाते हैं? घास पर फैला देते हैं। और घास से क्या मिलता है? हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीडाइजिंग में क्या बात की गई है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से क्या हो? दाग को छुड़ाया जाए, मतलब कार्य करें, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करें, चमक आए, दाग को छुड़ाया जाए, ये प्रक्रिया की जाती है। तो जहाँ भी ऑक्सीजन की उपस्थिति हो उसको हम यूज किस में करेंगे? तो हम बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग में यूज करेंगे। इसमें क्या क्या होता है? नमी, ऑक्सीडाइजिंग में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? पहला क्या है इसमें? नमी युक्त सूर्य का प्रकाश और वायु। नमी युक्त सूर्य का प्रकाश और क्या है? वायु। ये किस में आ जाएगा? तो हम बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग में क्या आएगा? नमी युक्त सूर्य का प्रकाश और वायु आएगा। इसमें क्या करते हैं? सूती और लिनन के कपड़ों पर यूज किया जाता है। मतलब सूती और लिनन के कपड़ों को हम धुलकर घास पर फैला दें या धूप के प्रकाश में डाल दें तो क्या होगा? उस पर चमक आ जाएगी, वायु में चमक आ जाएगी और क्या होगा? उसके दाग क्या होंगे? साफ हो जाएंगे। तो इसमें क्या यूज किया जाता है?
नमी युक्त सूर्य का प्रकाश और वायु में क्या होता है, सूती और लिनन के कपड़ों पर इसका प्रयोग करते हैं, सूती और लिनन के कपड़ों पर। सूती और लिनन के कपड़ों पर किसका प्रयोग करेंगे, नमी युक्त सूर्य का प्रकाश और वायु। दूसरे में क्या आएगा, ऑक्सीडाइजिंग को हम देख रहे हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड को क्या कहते हैं, ज़ेविल वाटर कहते हैं। आप ये क्वेश्चन भी आया है कि ज़ेविल वाटर किसे कहते हैं, तो हम क्या बताएंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही ज़ेविल वाटर कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ब्लीचिंग में। ब्लीचिंग में भी किसके अंतर्गत आता है, तो हम क्या बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग के अंतर्गत आता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम ज़ेविल वाटर कहते हैं, इसका प्रयोग किस पर करते हैं, सूती लिनन के कपड़ों को धुलते हैं। इससे भी क्या करते हैं, सूती और लिनन के कपड़ों को धुलते हैं, लिनन के कपड़ों को। ज़ेविल वाटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सूती और लिनन के कपड़ों पर करते हैं। तीसरा हमें देखना है, तीसरे में क्या है, तीसरे में देखना है सोडियम परबोरेट, सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो हम बताएंगे इसका प्रयोग सिल्क, और इसका प्रयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं, प्राणी जगत के फाइबर पर भी कर सकते हैं और सेलुलोजिक फाइबर पर भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, प्राणिज जगत के रेशों पर, प्राणिज रेशों पर, और इसके साथ साथ सेलुलोजिक रेशों पर भी करते हैं, सेलुलोजिक रेशों पर। सोडियम परबोरेट का प्रयोग हम सिल्क पर कर सकते हैं, ऊल पर कर सकते हैं, कॉटन पर कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, हम प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाले जो भी रेशे हैं, सेलुलोजिक रेशे में सूती जो कॉटन से प्राप्त होने वाले हैं, दोनों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं सोडियम परबोरेट का। अब अगला हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या देखना है हमें, पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, पहले हम तो ये जान लेते हैं कि ये किस कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरे कलर का, भूरे कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम किसी वस्त्र को पोटेशियम परमैंगनेट से धुलते हैं तब क्या होता है, पहले तो उस वस्त्र पर भूरा रंग आ जाएगा, जो भी दाग रहेगा वो तो छूट जाएगा। लेकिन जब हम पोटेशियम परमैंगनेट से किसी भी वस्त्र को धुलते हैं तब क्या होता है, जो पहले से वस्त्र पर दाग लगा वो तो छूट जाएगा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट से धुलने की वजह से वस्त्र पर किस कलर, कौन सा कलर आ जाएगा, तो हम बताएंगे भूरा कलर आ जाएगा। और भूरे कलर को धुलने के लिए फिर से हमें क्या यूज करना पड़ता है, नींबू का यूज करना पड़ता है। पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है, तो हम बताएंगे भूरे रंग का होता है। इसमें किया क्या जाता है ये देखना है हमें, इसमें क्या किया जाता है, पहली बार का प्रयोग दाग हटाने के लिए, पहली बार क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग दाग हटाने के लिए करते हैं। फिर दूसरी बार इसका प्रयोग करेंगे, फिर दूसरी बार किसका प्रयोग करेंगे, दूसरी बार हम किसका प्रयोग करेंगे,
तो कलर को छुड़ाते वक्त जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर लग गया है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन भूरे कलर का होता है ये। तो जब हम इसका प्रयोग किसी वस्त्र पर करते हैं दाग छुड़ाने के लिए, तो क्या होता है जो उसमें पहले से दाग लगा होता है वो तो छूट जाता है, बट जो पोटेशियम का दाग है वो उस कपड़े पर रह जाता है। तो पहली बार जो हम यूज़ करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का तो दाग छुड़ाने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरी बार हम किसका प्रयोग करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं। और नींबू का प्रयोग क्यों करते हैं, तो भूरे रंग को छुड़ाने के लिए। और भूरा रंग आया कहाँ से, तो पोटेशियम परमैंगनेट खुद का रंग है ये भूरा। तो दूसरी बार हम नींबू का प्रयोग करते हैं। नींबू का क्यों करते हैं, भूरे रंग को छुड़ाने के लिए, भूरे रंग को छुड़ाने के लिए। और भूरा रंग किसका है, ये भूरा रंग किसका होता है, तो हम बताएंगे ये खुद पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है। और रिड्यूसिंग मैंने आपने देख ही लिया, रिड्यूसिंग अब चयन में किसका यूज़ करते हैं, तो सोडियम हाइपोसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। आज की क्लास हुई समाप्त, यहाँ पे ये वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें नील को देखना है और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को देखना है। ये 2 क्लास है मेरे माइंड में, उसके बाद देखते हैं कि क्या कौन कौन से क्लास को देखना है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।